चलो विद्युत सेल पढ़ते हैं, है ना। ये क्या हो गया, विद्युत सेल। केमिस्ट्री में आपने कौन कौन से सेल पढ़े हैं? डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, है ना। वहाँ पर आपने एक विद्युत अपघट्य सेल भी पढ़ा होगा। विद्युत अपघट्य सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, पढ़ा है। और विद्युत रासायनिक सेल में आपने पढ़ा होगा कि वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। फिर विद्युत रासायनिक सेल में आपने गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, अच्छा वहाँ पे 2 कक्ष होते हैं, एनोड और कैथोड का अलग अलग रहता है, उनको लवण सेतु से जोड़ते हैं अपन, अरे पढ़ा है। चलो तो वैसे अपन सेल पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन किसी भी प्रतिरोध पर, किसी भी बाह्य प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है। प्रतिरोध, आप लाइट चला रहे हो वो भी प्रतिरोध है ना। टीवी चला रहे हो वो भी क्या है? प्रतिरोध है। पंखा चला रहे हो वो भी क्या है? प्रतिरोध है। किसी भी प्रतिरोध पर आपको विभवांतर आरोपित करना है। क्या आरोपित करना है? विभवांतर, क्योंकि अपने को पता है बिना विभवांतर के धारा नहीं आती। धारा बहने का एकमात्र कारण क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर आरोपित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत सेल की। किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत सेल की। अब विद्युत सेल में बहुत सारी और भी राशियाँ होती है ना। 2 सेल को अलग अलग तरीकों से जोड़ते भी हैं, है ना, उनका संयोजन भी होता है। तो अपन एक एक करके अच्छे से समझते हैं। विद्युत सेल को अपन बनाते ऐसे हैं, ये बनाने का तरीका, ये विद्युत सेल है। क्या है ये पॉइंट ए नाम दे देता हूँ और ये पॉइंट क्या है? बी, ठीक है। ये क्या है? विद्युत सेल है ना। अच्छा, ये ए और बी के बीच का जो विभवांतर होता है VA माइनस VB, इसको अपन सेल का विभव कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसे कहते हैं सेल का EMF। क्या कहते हैं? EMF। और ये होता है स्मॉल r। अच्छा, ये आपको अटपटे से लग रहे होंगे सर, ये पहले तो एक ही वोल्टेज था, 12 वोल्ट का सेल, 10 वोल्ट का सेल, है ना। अब ये EMF और कहाँ से आ गया, है ना, ये स्मॉल r कहाँ से आ गया, है ना। ये सारी चीज़ें अपन यही समझने वाले हैं। आप अभी नाम सुन लो। ये जो है ना, ये दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है इसको अपन कहते हैं सेल की टर्मिनल वोल्टता। क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता, या TPD से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। तो सेल के सिरों के बीच का ये जो विभवांतर होता है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, है ना। सिरा विभव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विभव, सिरा विभव। और ये पॉजिटिव सिरे और नेगेटिव सिरे, ये पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होता है उसको कहते हैं EMF। क्या कहते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल। क्या? विद्युत वाहक बल। अभी अटपटा सा लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से आ गई, ये क्या है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझा के ही छोड़ूंगा। अच्छा, विद्युत वाहक बल सर, बल का मात्रक न्यूटन। अरे बल नहीं है, ये वही वोल्टेज है। क्या है ये? वोल्टेज। ये भी विभवांतर है। क्या है ये? विभवांतर है। लेकिन बल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जब अपने को पता नहीं था बैटरियों के बारे में, पहले, बहुत पहले, है ना, इतिहास की बात है ना, NCERT कहती है कि ऐतिहासिक बातें हैं। कौन सी बातें हैं? ऐतिहासिक बातें। तो पहले जब अपने को पता नहीं था कि सेल में ऐसे ऐसी मैकेनिज्म होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, तब अपने को ऐसा लगता था कि कोई तो फोर्स है, कोई तो बल है जो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है ना, इलेक्ट्रॉन के बहाव को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन के दौड़ा, मतलब पूरे प्रतिरोध में ऐसे दौड़ने के लिए, है ना, ऊर्जा देता है ना, कोई तो बल है। तब उस बल को अपनों ने क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत को चलाने के लिए जो बल है वो, है ना। लेकिन बाद में वास्तव में पता चला कि ये विद्युत वाहक बल वही विभवांतर ही होता है। क्या होता है? विभवांतर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट ही होगा। क्या होगा? वोल्ट। और ये स्मॉल r है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है ये? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कैसे आता है, सारी चीज़ें समझेंगे। अच्छा, ये जो विद्युत सेल है, ये पहली बात कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है?
हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके फिर किस पे देता है, प्रतिरोध पे देता है। किस पे देता है, प्रतिरोध पे देता है। अब वो प्रतिरोध किस टाइप में भी हो सकता है, अगर लाइट है प्रतिरोध के रूप में तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, अगर पंखा है तो उसको घुमा देगा, रोटेट करवाएगा, है ना। अच्छा, और कुछ है, टीवी है तो टीवी चला देगा। अरे समझ में आ रहा है। तो वो ये सेल का काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलना, विद्युत ऊर्जा में। सेल का काम क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, ये सेल का काम है ना। विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा में। या फिर मैं ऐसा कह दूं कि ये विभवांतर प्रयुक्त करने की युक्ति है। विभवांतर आरोपित करने की क्या है, आरोपित करने की युक्ति है, डिवाइस है ना। अच्छा, सेल के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रतिरोध पर विभवांतर आरोपित कर सकते हैं। क्या आरोपित कर सकते हैं, विभवांतर आरोपित कर सकते हैं। तो सेल क्या हो गया, विभवांतर आरोपित करने की युक्ति हो गया। अच्छा, सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या ये बातें क्लियर है। अच्छा, कभी कभी जैसे अपन सेल ऐसे बनाते हैं, सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध, फिर यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध होता है। सेल बाह्य प्रतिरोध में क्या देता है, धारा देता। वैसे ये सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध मैंने बाहर बनाया ना, ये होता अंदर है। कहाँ होता है, अंदर, सिर्फ दिखाने के लिए बाहर बनाया। अरे यारी बात समझ, सेल का आंतरिक प्रतिरोध वास्तव में कहाँ होता है, अंदर होता है, और दिखाने के लिए मैंने कहाँ बनाया, बाहर बनाया। अरे यारी बात समझ में। हाँ, सुनो ध्यान से, देखो ये अब सेल यहाँ से धारा देगा, क्या देगा, धारा देगा। इसके अंदर क्या आएगा, आंतरिक प्रतिरोध आएगा। क्या आएगा, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये सेल इस प्रतिरोध पर विभवांतर आरोपित कर रहा है। क्या आरोपित कर रहा है, विभवांतर आरोपित कर रहा है। तो सेल विभवांतर आरोपित करने की युक्ति है। अच्छा, सेल धारा देता है, क्या देता है, धारा। तो अपने को ऐसा लगता है, धारा मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है, आवेश। और यहाँ पर आवेश क्या होगा, चालक तार में आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अरे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, पढ़ा था अपनों ने, कौन दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सेल है ना, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेल इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करता। ध्यान रखने योग्य बात है, सेल कभी भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करता। अरे वैसे आवेश संरक्षण का नियम कहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हो। तो सेल कैसे कर देगा उत्पन्न। अरे हरी बात समझ में। तो सेल इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करता, लेकिन सेल क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको घुमाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को घुमाता है। धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन को घुमाता है। इलेक्ट्रॉन आता है वापस, उसको ऊर्जा देता है, वापस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, वापस उसको क्या देगा, ऊर्जा देगा, वापस इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वापस इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, ऊर्जा देगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, मतलब आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश का प्रवाह होगा तो क्या आ जाएगी, धारा आ जाएगी। तो सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, घुमाता है। किस में घुमाता है, परिपथ में घुमाता है। किस में घुमाता है, परिपथ में घुमाता है। इसीलिए ये विभवांतर आरोपित करता है। क्या आरोपित करता है, विभवांतर। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। चलो और मैकेनिज्म अच्छे से समझते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आई। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विभवांतर आरोपित करने की युक्ति है। अच्छा, और कुछ बातें लिख लेते हैं। सेल कभी भी, सेल इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं करता। ध्यान रखना है, पूछ ले कभी कि क्या सर सेल इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करता है, नहीं करता। तो क्या करता है सेल इलेक्ट्रॉन को परिपथ में प्रवाहित करता है या घुमाता है, प्रवाहित करता है या घुमाता है, आसान भाषा में। अरे समझ में आ रहा है। तो सेल इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करता। सेल का काम क्या है, विभवांतर आरोपित करना, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलना, विद्युत ऊर्जा में बदलना, और उस विद्युत ऊर्जा का अपन काम में ले लेते हैं। अरे यारी बात समझ में। चलो अब सेल होता कैसे है, क्या होता है, सारी चीज़ें समझते हैं। थोड़ी सी केमिस्ट्री में घुस जाएं। चलो आपने पढ़ भी लिया होगा सेल, भगवान जी सर ने पढ़ाया था। अरे पढ़ाया था,
तो सेल के बारे में बात करते हैं। सेल, अब ये सेल जैसे ही अपने को समझ में आएगा, वो ईएमएफ क्या होता है, यानी वो वोल्टेज टीपीडी क्या था ना, आंतरिक प्रतिरोध क्या था, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ना। देखो अपनों ने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल में ऐसा एक डिब्बा ले लिया मैंने, है ना, ये सेल है, ठीक है। इसमें क्या भरा रहता है, विद्युत है, अरे बोलो, इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, विद्युत अपघट्य, अरे भरा रहता है, क्या भरा रहता है, विद्युत अपघट्य भरा रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे रहते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को मैं नाम दे देता हूँ, माना ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड वाला। कौन सा वाला है? एनोड वाला, है ना। और ये वाला इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया, कैथोड वाला, है ना। अच्छा, अपनों ने पढ़ा था कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अगर किसी का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना या ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होना, अरे यही होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है? यहाँ पर। किस पर? इस इलेक्ट्रोड पर। और वो जो आयन होते हैं, माना जिंक आयन है तो जिंक आयन ऑक्सीकृत होकर कहाँ आ जाएंगे? विलयन में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? विलयन में। अरे क्लियर। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। यहाँ पर कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ग्रहण करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। अरे समझ में आ रहा है? कोई भी आयन इस पर निक्षेपित होगा तो वो इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन। और इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई कि एनोड पर ऑक्सीकरण की वजह से कौन सा आवेश आ गया? ऋण आवेश। और कैथोड पर अपचयन की वजह से कौन सा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। इतनी बात क्लियर है? अरे बोलो। अच्छा, ये ऑक्सीकरण और अपचयन, ये जो अभिक्रिया होती है, इसको अपनों ने कौन सी अभिक्रिया कहा था? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। और ये जो अभिक्रियाएं होती है ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती हो। अरे हरी बात समझ में? ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सेल की अभिक्रिया जो होती है वो एक तो रेडॉक्स होती है और कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होगी। क्या उत्सर्जित होगी? ऊष्मा। एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी। अब सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज। क्या है ये? अगर मैं इसको बाह्य परिपथ में जोड़ दूं, ये कौन सा परिपथ? बाह्य परिपथ। ये बाह्य प्रतिरोध क्या हो गया? R। तो यहाँ से क्या भागेंगे? इलेक्ट्रॉन भागेंगे। कौन भागेंगे? इलेक्ट्रॉन भागेंगे। इलेक्ट्रॉन भागे, इलेक्ट्रॉन भागे और कहाँ पर पहुँच गए? कहाँ पे पहुँच गए? कैथोड के पास। कहाँ पहुँच गए? कैथोड के पास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन। क्या ये प्लस माइनस बैलेंस होगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ पर अच्छा सुनो, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो बीच में, यहाँ पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो तो अपन जनरली देखें तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, है ना। ये कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को क्या करेगा? धक्का देगा। और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए, जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। कौन से आकर्षण बल से खींच रहा है? विद्युत आकर्षण बल से। अरे पढ़ा था अपनों ने, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करता है, प्लस माइनस को आकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए। किस वजह से? इस विद्युत आकर्षण बल की वजह से। लेकिन सोचो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर से इधर से इधर होके इधर यहाँ पर अगर रुक गया और वापस इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे तो परिपथ थोड़ी पूर्ण हो रहा है। धारा प्रवाहित होने के लिए क्या पूर्ण होना चाहिए? परिपथ पूर्ण होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर से इधर से होके पूरा घूमना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए और वास्तव में इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? प्लस से इलेक्ट्रॉन दूर कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता ना। प्लस तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। बस इसका राज छुपा है इसमें। ये जो सेल अभिक्रियाएं होती है ना, ये कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। इसमें इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स को दबा देती है। आ रही बात समझ?
इस ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये इसके सामने कम हो जाता है और नेट में इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाता है? एनोड की तरफ जाता है। किस तरफ जाता है? एनोड की तरफ। आ रही बात समझ में? और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्जा देना। क्या देना? यहीं पर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है? ऊर्जा। और ऊर्जा किस वजह से मिल रही है? सेल अभिक्रिया की वजह से। सेल अभिक्रिया कौन कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अरे हो रही है ऑक्सीकरण एंड अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है वो मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, और उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन जा रहा है अपने विद्युत क्षेत्र के, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अरे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है। अरे हरी बात समझ में? इस पर फोर्स लग रहा है इधर, फिर भी वो उधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। सेल यहीं पर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है, इसी ऊर्जा की वजह से ऐसे 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 भागता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है और वो उसको क्या दे रही है? ऊर्जा दे रही है। तो वो अभिक्रियाएं ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को किस तरफ ले जाएगी? इस तरफ ले जाएगी। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? वास्तव में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अपन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये अभिक्रिया इसको क्या दे रही है? ऊर्जा दे रही है। और ये ऊर्जा इतनी अधिक देती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? प्लस से माइनस की ओर जाता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाता है? प्लस से माइनस की तरफ। और यहाँ माइनस से जाकर वापस ऐसे भागता है प्लस की तरफ। अरे अरे बस, फिर एनर्जी देगी, फिर कहाँ जाएगा? प्लस से माइनस की तरफ। फिर ऐसे भागेगा, फिर एनर्जी देगी, फिर ऐसे भागेगा, फिर एनर्जी देगी, फिर ऐसे भागेगा। अरे अरे बात समझ? जितनी बैटरी के पास एनर्जी होगी देती रहेगी, एनर्जी होगी देती रहेगी। जब तक ऑक्सीडेशन अपचयन चलता रहेगा एनर्जी मिलती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीडेशन अपचयन कम हो जाएगा, मतलब सेल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो सेल इस तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या देता है? एनर्जी देता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या देता है? एनर्जी देता है। अरे आ रही बात समझ में? अरे आ रही है? अब सुनो, ध्यान से सुनो। माना सेल इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 20 वोल्ट की एनर्जी दे रहा है। अपने एनर्जी बराबर पढ़ा था ना, क्यू डेल्टा वी होता है। अरे पढ़ा था, कार्य बराबर क्यू डेल्टा वी। अरे पढ़ा था। एनर्जी क्या होती है? क्यू डेल्टा वी होती है। पढ़ा था ना ये चीज़ें? हाँ पढ़ा था। है क्या पढ़ा था? क्यू डेल्टा वी है। अरे W बराबर क्यू डेल्टा वी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रोस्टेट में कार्य ही तो ऊर्जा है। कार्य ही क्या है? ऊर्जा है। अच्छा सुनो, माना कितनी एनर्जी दी? 20 वोल्ट। और आवेश इलेक्ट्रॉन का गुणा कर दूंगा, एनर्जी आ जाएगी। अरे सही है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी दी? 20 वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 20 वोल्ट है उसके पास। कितनी वोल्ट है? 20 वोल्ट है। लेकिन यहाँ तक जाने में बीच में कौन भरा है? विद्युत अपघट्य। कौन भरा है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य भरा है तो वो विद्युत अपघट्य क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? बाधा। इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा मतलब आवेश के मार्ग में क्या? बाधा। आवेश के प्रवाह में बाधा मतलब धारा में बाधा। और धारा के मार्ग में बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और सेल के अंदर का मामला, अंदर का प्रतिरोध तो क्या नाम दे देंगे? आंतरिक प्रतिरोध। क्या नाम दे देंगे? आंतरिक प्रतिरोध। तो ये यहाँ से जा रहा है, कितनी एनर्जी इसके पास? 20 वोल्ट। माना अपनों ने कितनी एनर्जी है? 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट एनर्जी लेके जा रहा है, लेकिन बीच में कुछ खर्च हो गई। अरे बीच में कुछ खर्च हो गई। माना कितनी? 5 वोल्ट खर्च हो गई। कितनी खर्च हो गई? 5 वोल्ट। कौन खा गया? आंतरिक प्रतिरोध खा गया। कौन खा गया? आंतरिक प्रतिरोध। तो बाहर वालों को देने के लिए कितनी बची? 15 वोल्ट। बाहर वालों को देने के लिए कितनी बची? 15 वोल्ट। ये 15 वोल्ट वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो अपन अभी तक लिखते आ रहे थे। और ये 20 वोल्ट वो ईएमएफ है। क्या है वो? ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? वास्तव में सेल के पास दोनों टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर होता है उसको क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये बड़ा वाला सिरा हो जाएगा पॉजिटिव वाला, और ये वाला छोटा वाला हो जाएगा कौन सा? नेगेटिव वाला। अरे अरे बात, इन दोनों के बीच में वास्तव में जो विभवांतर है वो क्या है? ईएमएफ है। वो क्या है? ईएमएफ। और उस विभवांतर में से आप ये खर्चा घटा लो, जो आंतरिक प्रतिरोध पे एनर्जी खर्च हो रही है वो घटा लो। जितना ये बाहर दे सकता है वो क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सिरा विभव जिसको कहते हैं। अरे अरे बात, अपने काम कौन आ रहा है? अपने तो टीपीडी काम आ रहा है। कौन काम में आ रहा है? टीपीडी। सेल बाहर एनर्जी कितनी दे रहा है? टीपीडी के बराबर। किसके बराबर? टीपीडी। ईएमएफ चाहे 20 वोल्ट है, लेकिन मिल कितना रहा है? 15 वोल्ट मिल रहा है। मिल कितना रहा है? 15 वोल्ट। अच्छा, जनरली एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं तुम्हें इस स्कूल से इस कोने से उस कोने से जाने के लिए मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ। कितने रुपये देता हूँ? 100 रुपये। आ रही बात समझ में? तो तुम्हारे दिमाग में क्या है कि हाँ, मेरे को यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं? 100 रुपये मिल रहे हैं।
रास्ते में जाने में आपका पेट्रोल खर्च जो हो गया वो माना 20 रुपये क्या हो गया, कितना रुपए का, 20 रुपये का। आ रही बात समझ? तो वो आपका आंतरिक खर्च है, वो क्या है आपका आंतरिक खर्च में। वास्तव में आपको कितने मिले, 80 रुपये। अरे वास्तव में कितने मिले, 80 रुपये, लेकिन जो दिए वो कितने हैं, 100 रुपये। कार्य कितने का किया, 100 रुपये का। अरे कार्य कितने का किया, 100 रुपये का। आपका आंतरिक खर्चा कितना हो गया, 20 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ, 80 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ, 80 रुपये का। आप किसी और को कितना दे सकते हो, 80 रुपये, है ना। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 80 रुपये का। आप किसी और को कितना दे सकते हो, 80 रुपये दे सकते हो। और कितने दे सकते हो, 80 रुपये। तो ये सेल बाहर कितना वोल्टेज दे सकता है, टीपीडी के बराबर। किसके बराबर, टीपीडी के बराबर। अरे आ रही बात समझ में, अरे आ रही है, हाँ। तो सेल का ईएमएफ क्या होता है, समझ में आया। वास्तव में सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, सेल का ईएमएफ होता है। क्या होता है वो, सेल का ईएमएफ होता है। अपन बैटरी खरीद के लाए, बैटरी पे लिखा है 20 वोल्ट, वो क्या है, सेल का ईएमएफ। वास्तव में 20 वोल्ट अपनों ने नापा तो नहीं मिलता है, वास्तव में ईएमएफ अपने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसका आंतरिक खर्च भी होता है। और वो झूठ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने तो ईएमएफ लिखा। क्या लिखा है उसने, ईएमएफ लिखा है। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, चलो। तो सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो विभवांतर होता है उसे क्या कहते हैं, सेल का ईएमएफ कहते हैं। अच्छा, सेल इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कैसे भरता है वो समझ में आया। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कैसे देता है वो समझ में आया। इलेक्ट्रॉन वापस वास्तव में ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जाता कैसे, ऐसे। और हरी बात समझ, फोर्स के विपरीत दिशा में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। किसके कारण, सेल अभिक्रियाओं के कारण। और सेल अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। और ये ऊष्माक्षेपी होती थी, इसमें क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और जब ऊर्जा निकलेगी तो ऊर्जा किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन को। फिर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई तो इलेक्ट्रॉन परिपथ में भागेगा, और परिपथ में भागेगा तो परिपथ में भागने से क्या आएगी, धारा आएगी। क्या आएगी, धारा। अरे हरी बात समझ में, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और आवेश के प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, हाँ। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, समझ में आया। ईएमएफ क्या होता है, समझ में आया। और टीपीडी, जिसको अपन टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सीरा विभव या वोल्टेज वी विभव जो कहते हैं, सेल का विभव, वो क्या होता है वो समझ में आया। सेल का विभव वो राशि है, टीपीडी वो राशि है जो सेल वास्तव में बाह्य प्रतिरोध को दे सकता है। अरे बात समझ। और ईएमएफ वो कुल राशि है जो सेल के पास है। समझ में आ रहा है। और उसमें से आंतरिक खर्च घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, टीपीडी आ जाएगी। अरे बात समझ। चलो तो एक एक चीज करके लिखते हैं। एक बात बताना, अगर सेल से मैं धारा 0 कर दूं, सेल से धारा ना बहे, क्या नहीं बहे, धारा ना बहे। धारा ना बहे तो इलेक्ट्रॉन ना बहेगा, नहीं बहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा नहीं आएगी, धारा के मार्ग में बाधा नहीं आएगी। धारा के मार्ग में बाधा नहीं आएगी तो क्या आंतरिक प्रतिरोध आएगा, आंतरिक प्रतिरोध ऊर्जा खाएगा, नहीं खाएगा। तो जब धारा नहीं बह रही हो तब इसके बीच में जो विभव होता है उसको भी ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। समझ में आ रहा है, अरे आ रही बात समझ में। इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर को क्या कहते हैं अपन, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अरे आ रही बात समझ में। इन दोनों के बीच के सिरों, इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। या फिर ऐसा कह दें कि सेल से जब धारा नहीं ले रहे हैं तब सेल का जो विभव होगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। सेल से जब धारा नहीं लेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध पे खर्चा नहीं होगा, तो टोटल जो सेल का टीपीडी हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। अभी समझते हैं इन बातों को सारों को। अभी अपन ईएमएफ के बारे में देखते हैं। चलो तो ईएमएफ की चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात बताना, सच्ची सच्ची, क्या ये बातें आपको समझ में आई, ये बताना मेरे को। सेल का काम क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, विभवांतर आरोपित करने की युक्ति है। क्या सेल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, नहीं करता। सेल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता, उत्पादन नहीं करता, लेकिन क्या करता है, परिपथ में प्रवाहित करता है। सेल इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कैसे भरता है वो समझ में आया, होता कैसे वो समझ में आया, अरे बोलो आया। कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती सेल में, है ना, क्लियर, अरे बोलो। चलो इस सेल को बनाने का तरीका कैसे, ये बड़ा पॉजिटिव वाला टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला ये टर्मिनल, और इसका जो आंतरिक विभव है अंदर वाला, है ना, जो विद्युत अपघट्य पे खर्च हो रहा है ना, विद्युत अपघट्य, ये जो विद्युत अपघट्य होता है ये आयनों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और उसको बाहर ऐसे बना देते हैं और किससे लिख देते हैं, स्मॉल r से लिख देते हैं। समझ में आ रहा है। और ये सेल का क्या है, ईएमएफ, क्या है, ये सेल का ईएमएफ है। समझ में आ रहा है। इन दोनों सिरों के बीच का वास्तविक विभव क्या हो गया, सेल का ईएमएफ। और यहाँ पर ऊर्जा खाने के बाद में इन दोनों सिरों के बीच का विभव क्या हो जाएगा, टीपीडी। समझ में आया, सिरा विभव, अरे आया। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, अरे बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ तक कोई डाउट? अरे बोलो। चलो आप एक काम करो, फटाफट वीडियो पॉज करो और ये सारा उतार लो। चलो सेल ईएमएफ की चर्चा करते हैं, है ना। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ 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 क्या है? ईएमएफ का पूरा नाम विद्युत वाहक बल। क्या नाम है? विद्युत वाहक बल। क्या ये बल है? नहीं, ये बल नहीं है। ये क्या है? ये विभवांतर है। किसके बीच का? धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर है उसको क्या कहते हैं? सेल का ईएमएफ कहते हैं, है ना। तो लिख देते हैं, है ना, सेल के धनात्मक सिरे तथा ऋणात्मक सिरे के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है ना। इस ईएमएफ को ऐसे ई से लिखते हैं, है ना। अच्छा, ईएमएफ का मात्रक क्या हो जाएगा? विभवांतर है तो विभवांतर का मात्रक, अरे वोल्ट ही होगा। क्या होगा? वोल्ट। क्या ये बल है? बल नहीं है। फिर विद्युत वाहक बल नाम क्यों पड़ा? ऐतिहासिक कारणों से। पहले ऐसा लगता था, क्या लगता था कि ये क्या है? वोल्ट नहीं, ये क्या है? बल है। अरे बात समझ। बाद में और रिसर्च हुई, बाद में पता चला कि ये तो ऐसा नहीं, ऐसा है। अब नाम दे दिया तो दे दिया, है ना। जैसे तुम्हारा नाम हो गया तो हो गया। अरे बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल का ईएमएफ समझ में आया। वास्तव में सेल के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वो सेल का ईएमएफ। अरे बात समझ। अच्छा, ऐसा कह सकता हूँ कि जब सेल से धारा नहीं ले रहे हो तब सेल का जो सिरा विभव होता है उसको क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। अरे क्लियर? वो भी अपन परिभाषा एक बार समझ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। चलो उसके बाद में सेल का ईएमएफ क्लियर है? अरे बोलो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध अच्छा, सेल में दो चीजें, या तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा या आयनों का प्रभाव होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन या आयनों के प्रभाव में जो विद्युत अपघट्य बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या कह देंगे अपन? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह देंगे। अरे बात समझ। इलेक्ट्रॉन या आयनों के प्रभाव में, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे, अब आपने देखा होगा वो वाला 2 डिब्बों वाला सेल जिसमें लवण सेतु होता है, डेनियल सेल, वहाँ पे आयनों का प्रभाव होता है। लवण सेतु मेंटेन करता है बाकी इलेक्ट्रॉन्स को। अरे करता है। इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन कौन करता है? लवण सेतु। तो आयनों के प्रभाव में कह दूँ या इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में कह दूँ, कुल मिला के आवेश के प्रभाव में जो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। तो लिख देते हैं सेल के अंदर, कहाँ? सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अरे क्लियर है ना। अच्छा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है आपको पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तापमान, पढ़ा होगा ना। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, ये सारी चीज़ें सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करती है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो तो मैं बताऊं? बोलो, बताऊं? चलो देख लेते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध पे कौन कौन प्रभाव डालता है। अच्छा, आपको ये समझ में आया विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल के धनात्मक सिरे और ऋणात्मक सिरे के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल, ईएमएफ कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आ गई। सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। अच्छा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर कैसे करता है वो समझते हैं। देखो, जैसे ये माना का है, ये सेल है, ये क्या है? सेल में क्या भरा रहेगा? विद्युत अपघट्य। अरे क्या भरा रहेगा? विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट भरा है। क्या भरा है? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा सुनो, ये देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। क्या है ये? इलेक्ट्रोड है। अरे क्लियर?
ये मानना क्या हो गया एनोड, और ये क्या हो गया कैथोड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सेल के इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब क्या है समझो, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती कैसे? जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा दूर होंगे, है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो उतनी ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होगी। अरे हाँ, ये विद्युत अपघट्य जो भरा है, विद्युत अपघट्य में आयन होंगे। अरे विद्युत अपघट्य में क्या होंगे, आयन होंगे। अरे आयन होंगे तो आयन में तत्व भी होंगे, नाभिक भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो कोई नाभिक इसको आकर्षित करेगा, कोई प्रतिकर्षित करेगा, कोई भगाएगा, कोई ऐसे करेगा वैसे करेगा, किसी से टकराएगा। अरे हरी बात समझ, यही तो बाधा आएगी। अरे हरी बात समझ, आयनों के बीच में यही क्या आएगी, बाधा आएगी। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच में दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या आएगी, बाधा आएगी। अरे उतनी ज़्यादा क्या आएगी, बाधा आएगी। उतनी ज़्यादा बाधा आएगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपके यहाँ इस कमरे के इस दीवार से उस दीवार तक जाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर दूँ, क्या कर दूँ, भीड़, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, हज़ारों लोग बैठे हैं, ठीक है, और मैं कहूँगा आपको इधर से उधर जाना है ना, मैंने आपको एनर्जी दे दी, क्या दे दी, एनर्जी। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा आप टकराओगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, आंतरिक प्रतिरोध आएगा। अरे यारी बात समझ। अच्छा, ये दीवार और लंबी कर दूँ और ज़्यादा लोग अगर अंदर बैठे हो तो और ज़्यादा प्रतिरोध आएगा। मतलब ये दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मेरे को चलना पड़ेगा और उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। और धारा के मार्ग में आने वाली दिक्कत को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अरे यारी बात समझ में। तो जितना ज़्यादा टर्मिनल दूर दूर होंगे, जितने ज़्यादा टर्मिनल दूर दूर होंगे उतनी ज़्यादा क्या आएगी, बाधा आएगी। तो आंतरिक प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच में दूरी जैसे 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 बढ़ती जाएगी आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और समझ में आ रहा है, क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज़, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोड के डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, इलेक्ट्रोड के डूबे हुए क्षेत्रफल, डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, डूबा हुआ क्षेत्रफल मतलब क्या, जो विद्युत अपघट्य में डूबा है ना। अच्छा, विद्युत अपघट्य में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोड डूबे हुए होंगे अभिक्रियाओं के लिए उतना ही ज़्यादा एरिया मिलेगा, उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। अरे यारी बात समझ। तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे यारी बात समझ। जितनी ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोड अंदर डूबे हुए होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे यारी बात समझ में। अगला होता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा। किसके समानुपाती हो जाएगा, सांद्रता के। जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी विद्युत अपघट्य की उतना ही आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यारी बात समझ। सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका गाढ़ापन बढ़ेगा, है ना, गाढ़ापन बढ़ेगा तो विरोध बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और यारी बात समझ में। नेक्स्ट आता है तापमान। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा वो तापमान के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा समझो, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, है ना, तापमान बढ़ेगा तो आयनों की गतिशीलता क्या होगी, आयनों की गतिशीलता क्या होगी, आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी। आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो आयन तेज भागेंगे और तेज भागेंगे, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आयनों की गतिशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। अरे क्लियर। अच्छा, वहाँ पर अपनों ने पढ़ा था किसमें, चालक तार के प्रतिरोध में, वहाँ पर तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ रहा था। अरे बढ़ रहा था। टीपीडी के बारे में बात करते हैं। टीपीडी, सिरा विभव क्या होता है ना। देखो ये अपनों ने ऐसे सेल बनाया था, ये सेल, ये इसका क्या, आंतरिक प्रतिरोध है ना, ये ए सिरा और ये कौन सा सिरा, बी सिरा। ये सिरा कौन सा, बी। इसका जो विभव माना कितना है, वी ए, और इसका विभव कितना है, वी बी। तो सेल के इन सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा उसको क्या कहेंगे अपन,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। या फिर सेल बाह्य प्रतिरोध को जितना विभव आरोपित कर सकता है उसको क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये ऐसे लिख देता हूँ, सेल बाह्य प्रतिरोध को, सेल बाह्य प्रतिरोध को जितना विभवांतर दे सकता है उसे क्या कहेंगे? टीपीडी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? टीपीडी कहते हैं। अरे क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्या ये चीज़ें क्लियर है? आपको सेल का ईएमएफ समझ में आया? अरे बोलो, ईएमएफ समझ में आया? कहाँ गया ईएमएफ? ये रह गया ईएमएफ, है ना। विद्युत वाहक बल क्या होता है? उसके बाद आपको आंतरिक प्रतिरोध समझ में आया? आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ना। सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा इलेक्ट्रॉन के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है ना। परिभाषा हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध के बाद में टीपीडी समझ में आया? टीपीडी क्या होता है? क्या इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अपन कुछ केस पढ़ेंगे इसके बाद में, है ना। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ईएमएफ क्या होता है और वास्तव में टीपीडी क्या होता है। इतनी बात क्लियर है? वीडियो पॉज करो और ये उतार लो। चलो, उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आंतरिक प्रतिरोध टीपीडी हो गया। यहाँ देखो, कुछ केस पढ़ते हैं, कुछ बातें, जैसे केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट देखना, माना ये सेल है और ये सेल का क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है ये? आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध कितना लिख दिया? स्मॉल आर। और ये क्या हो गया? सेल का ईएमएफ हो गया। ये सेल का सिरा माना ए और ये सेल का सिरा क्या? बी। ये सेल के सिरे का विभव ए मान लिया वी ए, और ये सेल के सिरे का विभव कितना? बी मान लिया। और पहला जो केस है वो माना इसमें सेल से अपन धारा ले रहे हैं। सेल से धारा क्या कर रहे हैं? सेल से धारा ले रहे हैं। कहीं भी धारा जारी होगी, है ना। यहाँ सेल से धारा जारी, तो आपको पता है पॉजिटिव से धारा निकलती है और बाह्य परिपथ में घूम के वापस किधर आएगी? नेगेटिव में आएगी, है ना। पॉजिटिव से धारा निकलेगी और घूम के कहाँ आएगी? नेगेटिव में आएगी। इतनी बात क्लियर? अच्छा, ए से बी तक मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दूँ, केवीएल। क्या लगा दूँ? केवीएल। केवीएल पढ़ा है? सॉरी, ये क्या होता है? अरे पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है, पिछली बार ही पढ़ाया था, है ना। आपने नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके पढ़े। चलो, ए से बी तक क्या लगाया मैंने? केवीएल लगाया। ए से बी तक क्या लगा देते हैं? बी तक केवीएल लगाने पर, चलो यहाँ से यहाँ तक लगा। ए से बी तक, अच्छा पहले चिन्ह दे देते हैं। क्या देते हैं? सबसे बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, सबसे छोटा नेगेटिव। धारा की दिशा ये है तो प्रतिरोध ये पॉजिटिव और ये क्या? नेगेटिव। अरे आ रहा है समझ में? आ रहा है? चलो देखना, इधर देखना, केवीएल लगाता हूँ यहाँ वी ए से। तो वी ए आगे गया प्लस या माइनस? माइनस। क्या? ईएमएफ आगे गया प्लस या माइनस? इसमें धारा बहरी वो माना कितनी है? स्मॉल आई है, तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्या? स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर बराबर क्या यहाँ पे? अरे वी बी। क्लियर? अच्छा, वी ए माइनस वी बी निकालना, तो वी बी को उधर ले लूँ, ये सारा इधर आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी बराबर, देखो ये ईएमएफ इधर आया तो क्या हो गया? प्लस का, और धारा क्या, ये क्या हो गया? माइनस का आई आर। क्या यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है? अरे सही है, यही क्या है? टीपीडी है। इसी को अपन वी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। देखो इधर वी बराबर क्या आ गया? विद्युत वाहक बल माइनस आई आर, या विद्युत आई आर को उधर भेजो तो विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा? वी प्लस आई आर। अरे सही बात है। इधर देखना, ये कुल वो विभवांतर है। क्या? ये वो कुल विभवांतर है जो सेल के सिरों के बीच का होता है, ईएमएफ जिसको अपन कहते हैं, कुल कार्य, है ना। अरे यार बात समझ, ये वो खर्चा है जो आंतरिक प्रतिरोध पर हो रहा है, और ये वो विभव है जो अपने को मिल रहा है बाह्य प्रतिरोध के लिए। अरे यार बात समझ, तो इसको अपनों ने क्या कहा? टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपना क्या हो गया? ईएमएफ। और ये अपने आंतरिक प्रतिरोध क्या क्या हो गया? खर्च हो गया। आंतरिक खर्च किस पे खर्च हुआ? ये आंतरिक प्रतिरोध पे खर्च हुआ। अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। तो जब सेल से धारा ले रहे होंगे, अच्छा ईएमएफ यहाँ पर वी से ज़्यादा होगा, क्योंकि ईएमएफ में से कुछ घटाया तभी तो वी आया। ईएमएफ में से कुछ खर्चा हो गया तो अपने को क्या प्राप्त हुआ? वी प्राप्त हुआ। मतलब इस स्थिति में जो टीपीडी होगी
वो कम होगी ईएमएफ से। अरे बात समझ में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा, है ना। सेल से धारा ले रहे हैं, सेल से धारा ले रहे हैं तो आंतरिक प्रतिरोध पे क्या होगा, खर्चा होगा, आंतरिक प्रतिरोध पे क्या होगा, खर्चा होगा। यही ईएमएफ में से खर्चा टोटल अपने को विभव मिल जाएगा। अरे यही विभव अपन बाह्य परिपथ में आरोपित करते हैं, बाह्य प्रतिरोध पे आरोपित करते हैं। अरे बात यही काम आता है, बाकी तो आंतरिक खर्चा है। और समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो वास्तव में समझ में आया क्या ईएमएफ होता है, क्या विभव होता है। अरे क्लियर, बोलो। चलो एक और केस देखते हैं, अगला केस देखो, अगला केस देखो, केस सेकेंड। इसमें सेल को धारा देते हैं, सेल की चार्जिंग हो रही, सेल चार्ज लगाते हैं तो क्या करते हैं अपन, सेल को धारा देते हैं, और यही करते हैं। तो इसमें माना सेल क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही, क्या हो रही है, चार्जिंग। सेल को चार्ज लगा रखा है ना। सेल को चार्ज लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सिरा ए मान लिया, ये सिरा क्या मान लिया, बी, ये क्या हो गया, वी ए, और ये क्या हो गया, वी बी, है ना। इसका ईएमएफ माना ई, है ना। आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, स्मॉल आर। अच्छा, सेल को धारा देंगे, सेल से धारा थोड़ी ले रहे, सेल को क्या कर रहे हैं, धारा दे रहे हैं, क्योंकि सेल क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। सेल को क्या कर रहे हैं अपन, सेल को धारा दे रहे हैं, मतलब चार्ज कर रहे हैं। सेल को धारा देने पर अब अपन किरचॉफ का सेकंड नियम लगाते हैं, ए से बी तक, है ना। किरचॉफ का सेकंड नियम लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वी ए, देखो सेकंड नियम केवीएल लगाने पर ए से बी तक क्या लगाऊंगा, ए से बी तक केवीएल लगाऊंगा। केवीएल लगाया, यहाँ देखो वी ए चिन्ह दे देते हैं, ये प्लस ये माइनस, धारा इधर जा रही है, ये प्लस ये माइनस, वी ए माइनस या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ईएमएफ। फिर आगे जाऊंगा, माना धारा स्मॉल आई बह रही, तो क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, माइनस आएगा, माइनस का क्या, स्मॉल आई आर, बराबर क्या हो जाएगा, वी बी। अरे यार बात समझ, वी ए माइनस वी बी अगर मैं निकालूँ तो वी ए माइनस वी बी ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा ई एम एफ माइनस प्लस स्मॉल आई आर। अरे हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं अपन, वी लिखते हैं, तो वी बराबर क्या हो गया, ई प्लस आई आर। अरे हो गया। इस स्थिति में सेल का ई एम एफ में कुछ जुड़ रहा है। अरे जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि सेल को क्या कर रहे हैं अपन, चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ जुड़ रहा है। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा टीपीडी, क्या ये ज़्यादा होगा सेल के ईएमएफ से। अरे ज़्यादा होगा, क्योंकि ईएमएफ में कुछ जुड़ गया, फिर भी आया, समझ में आया। अरे आया, तो इस स्थिति में टीपीडी ईएमएफ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। टीपीडी जब ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा, अरे बाहर ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाएंगे तभी तो जाके सेल चार्ज होगा। अरे यारी बात समझ, बाहर क्या लगाइए, बड़ी बैटरी लगाइए, तभी तो सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो बाहर जो आरोपित विभवांतर है वो ज़्यादा है, तभी तो सेल चार्ज होगा ईएमएफ। समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है, आ रही बात समझ। बड़ा सेल ही छोटे सेल को चार्ज करेगा, छोटा सेल बड़े सेल को चार्ज थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता है। इतनी बातें क्लियर है। अरे बोलो। अच्छा, अगर सेल को मैं खुले परिपथ में छोड़ दूँ, किस में छोड़ दूँ, खुले परिपथ में। देखो ये सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ये ईएमएफ है ना, और खुले परिपथ में छोड़ दिया ऐसे। यहाँ पर खुला परिपथ क्या है, खुला परिपथ। खुला परिपथ है मतलब धारा कितनी है, जीरो। धारा कितनी है, जीरो। अरे धारा कब बहेगी, जब परिपथ पूर्ण होगा। धारा कब बहेगी, जब परिपथ क्या होगा, पूर्ण होगा। और खुले परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, क्योंकि धारा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना है, अनंत है। अच्छा, इस स्थिति में अगर मैं यहाँ विभवांतर निकालूँ, क्या निकालूँ, विभवांतर, केवीएल लगाऊँ, क्या लगाऊँ, केवीएल। ये केस थर्ड समझ लो, थर्ड वाला है ना। इस स्थिति में अगर मैं केवीएल लगाऊँ तो देखना, वी ए से वी बी तक लगाऊँ, वी ए प्लस या माइनस, अरे माइनस ले लूँ, माइनस, धारा की तो दिशा ही नहीं, क्या प्लस माइनस। इधर देखो, यहाँ पर आई तो है ही नहीं, आई आर जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस जो बी क्या हो गया, जीरो, बराबर क्या हो गया, वी बी। अरे अरे बात समझ। तो वी ए को उधर ले जाऊँ तो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एम एफ, मतलब वी बराबर क्या हो गया, ई हो गया। क्या इस स्थिति में टीपीडी जो है वो ई एम एफ के क्या है, बराबर है। अरे अरे बात समझ में, क्यों बराबर है, क्योंकि आंतरिक विभव पर कोई खर्चा ही नहीं हो रहा, आंतरिक प्रतिरोध पे कोई खर्चा ही नहीं हो रहा है ना। क्यों खर्चा नहीं हो रहा, धारा ही नहीं आ रही। जब धारा ही नहीं है तो काय का प्रतिरोध। और समझ में आ रहा है, धारा ही नहीं आ रही तो प्रतिरोध कहाँ से आएगा, प्रतिरोध ही नहीं तो खर्चा कहाँ से आएगा। और समझ में आ रहा है, आंतरिक प्रतिरोध पे कोई खर्चा ही नहीं हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन इस सिरे से उस सिरे तक जा ही नहीं रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा तो उसको तो यही पता है ना कि अपने को इतना विभवांतर है वहाँ से यहाँ तक। और समझ में आ रहा है, क्योंकि खर्चा तो हुआ ही नहीं। इतनी बात क्लियर है। अरे बोलो। तो इस स्थिति में टीपीडी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, ईएमएफ के बराबर हो जाएगी।
क्या ये तीनों केस क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर? सेल से धारा लेंगे तो क्या होगा, टीपीडी ईएमएफ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। टीपीडी वो वास्तविक विभव है जो अपन बाह्य प्रतिरोध को देते हैं, और ईएमएफ क्या है, टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का वास्तव में विभवांतर है। अरे क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो चार्जिंग करेंगे सेल को, तब क्या होगा, सेल को धारा देंगे, और सेल को धारा देंगे तो सेल चार्ज होगा, तब टीपीडी ईएमएफ से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अच्छा, ये जब बाह्य प्रतिरोध अनंत हो, ये सेल को खुले परिपथ में जोड़ दे। इसलिए तो मैंने कहा था कि जब सेल से धारा नहीं ले रहे हो, सेल में धारा 0 है, सेल से धारा कितनी है, 0 है, तब जो इसके सिरों पर विभवांतर होता है, टीपीडी होता है, उसी को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अरे हरी बात समझ में, अरे हरी बात समझ में। तो ये बात भी अपन लिख सकते हैं क्या, कि जब सेल से धारा नहीं ले रहे हूँ, जब सेल से धारा नहीं ले रहे हो, तब इसके सिरों पर विभवांतर, तब इसके सिरों पर क्या, सिरों पर विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या बात सही है? क्या आपको समझ में आई? विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलो, कुछ चीज़ें बाकी है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे सेल के संयोजन हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।